हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह and welcome to Law Gurukul. In PYQ series, today we will continue with intellectual property rights law. Intellectual property right is important subject not only for UGC NET but also for other law competitive exams. आज की वीडियो में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जून 2023 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यूज पढ़ने से आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो और भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो मिल जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, resell share right in original copies under section 53A of the Copyright Act is not applicable to. section 53A के अकॉर्डिंग रीसेल शेयर राइट्स किन चीजों पर अवेलेबल नहीं है? ओरिजिनल कॉपी ऑफ पेंटिंग, ओरिजिनल कॉपी ऑफ स्कल्पचर, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क या फिर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। रीसेल शेयर राइट यानी एक बार आपने सेल कर दिया, ठीक है, फिर जब उसको रीसेल किया जा रहा है तो रीसेलिंग पे भी ओरिजिनल ओनर को उसके प्रॉफिट का कुछ शेयर जो है वो मिलेगा। तो ये जो रीसेलिंग शेयर राइट्स है वो किन पर एप्लीकेबल नहीं है, यानी किस चीज को अगर हम रीसेल करेंगे इनमें से तो उसका शेयर जो है, उसके प्रॉफिट का शेयर ओरिजिनल ओनर को नहीं मिलेगा। तो हियर द करेक्ट आंसर इज सिनेमेटोग्राफ फिल्म। सिनेमेटोग्राफ फिल्म में रीसेल का जो राइट है वो अवेलेबल नहीं होता है। एक बार देख लेते हैं सेक्शन 53A में क्या बताया गया है। रीसेल शेयर राइट जो है वो इन चीजों पर अवेलेबल होता है, किन पर? पेंटिंग पर, स्कल्पचर या ड्राइंग्स पर, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट और लिटरेरी वर्क पर और ड्रामेटिक वर्क पर। इसमें सिनेमेटोग्राफी की बात कहीं नहीं कही गई है, ठीक है। ड्रामेटिक एंड म्यूजिकल वर्क ऑल्सो, इन पर ही रीसेल शेयर राइट अवेलेबल होते हैं। द ऑथर ऑफ सच वर्क इफ ही वाज द फर्स्ट ओनर, इनका जो ऑथर है अगर वो फर्स्ट ओनर है एज पर सेक्शन 17, तो जब रीसेल होगा तो या तो उनको या फिर उनके लीगल हेयर्स को उस रीसेल के प्रॉफिट का जो शेयर है वो दिया जाएगा। ओके, तो ये 5 पॉइंट्स याद रखेंगे सेक्शन 53A में। रीसेल शेयर राइट की बात किन किन कैटेगरीज में है? पेंटिंग में है, स्कल्पचर ड्राइंग में है, मैन्युस्क्रिप्ट और लिटरेरी वर्क में है, ड्रामेटिक वर्क में है, म्यूजिकल वर्क में है, ठीक है। और साथ में ये प्रोविजन भी याद रखेंगे, ये फर्स्ट ओनर को दिया जाता है और अगर वो अलाइव नहीं है तो उनके लीगल हेयर्स को ये रीसेल के जो राइट्स है, शेयर्स है, वो इनको दिए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट विल बी कंसीडर्ड। ग्रांट ऑफ पेटेंट का जो स्टेप्स आपने पढ़ा है तो उन स्टेप्स को जस्ट सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है कि जब हम पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो किस पहले कौन सा स्टेप होता है, उसके बाद कौन सा स्टेप होता है। तो इन 5 स्टेप्स को सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है। ऑपोजिशन अंडर सेक्शन 25(2), publication of application, filing of claim, request for examination and grant of patent। तो वो तो पढ़ के वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि स्टेप्स जो है वो किस तरह से आपको उसमें अरेंज करना है। सो हियर द करेक्ट सीक्वेंस इज CBDEA। सी, फाइल, सबसे पहले हम क्लेम को फाइल करेंगे कि इस पर्टिकुलर चीज पर हमें जो है पेटेंट चाहिए। देन हमारा आता है बी, उसके बाद उसको पब्लिश किया जाता है। पब्लिश के बाद में उसका एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन के बाद में पेटेंट ग्रांट किया जाता है। फिर हमारा आता है ऑपोजिशन अंडर सेक्शन 25(2). अब जो अपने कॉमन सेंस से अप्लाई करेंगे तो वो इस ऑपोजिशन को कहीं बीच में डालेंगे और डायरेक्टली ग्रांट ऑफ पेटेंट को एंड में कर देंगे कि पेटेंट तो लास्ट में ग्रांट किया जाता है तो बाकी स्टेप तो बीच में ही होंगे। बट जिन्होंने थोड़े बहुत भी प्रोविजन पढ़े हैं वो इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। देखो स्टेप्स को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले होता है हमारा प्रोविजनल एप्लीकेशन। सबसे पहले हम अपने क्लेम को फाइल करते हैं, प्रोविजनली फाइल करते हैं, ठीक है। प्रोविजनल एप्लीकेशन करने के बाद में प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करने के बाद 12 मंथ्स का टाइम होता है आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। यानी पहले आपने बनाया, उसका ड्राफ्ट आपने सबमिट कर दिया। जनरली होता क्या है कि किसी एक ही टॉपिक पर अगर 2 से 3 लोग ज्यादा लोग उस पर काम कर रहे हैं तो पेटेंट तो किसी एक को ही मिलेगा अगर टॉपिक सिमिलर है। तो इसलिए पहले प्रोविजनल एप्लीकेशन दिया जाता है क्योंकि जो पेटेंट है वो उसी को ग्रांट किया जाएगा जिसने सबसे पहले प्रोविजनली अप्लाई कर दिया, यानी जिसने पहले अपना आइडिया, अपना ड्राफ्ट सबमिट कर दिया है, उसे ही पेटेंट जो है वो ग्रांट किया जाता है, ठीक है। जैसे एक टॉपिक है, पेटेंट में कोई मेडिसिन है, ठीक है, तो उसी टाइप की सपोज कोई कैंसर की मेडिसिन है तो उस पर 2-3 लोग काम कर रहे हैं, A, B एंड C।
तो ए ने अगर जनवरी में अपना प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, ठीक है, और बी ने किया है मार्च में, एंड सी जो है वो अपना प्रोविजनल एप्लीकेशन जून में फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तीनों ने मेडिसिन बना ली दिसंबर में, तीनों ने दिसंबर में बना ली, ठीक है, दिसंबर में तीनों ने एक साथ कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो दे दिया। अब पेटेंट एक्चुअली में किसको मिलेगा, तो वो मिलेगा ए को, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले प्रोविजनल एप्लीकेशन दी थी, ठीक है। इसीलिए प्रोविजनल एप्लीकेशन का प्रोविजन पेटेंट में जरूरी कि सबसे पहले हम ड्राफ्ट दे देते हैं कि आइडिया मेरा है, भले ही देखो इन्होंने भी टाइम पर ही फिनिश किया अपना कंप्लीट वाला, दिसंबर में ही किया है, लेकिन प्रोविजनल एप्लीकेशन सबसे पहले ए ने दिया था, इसलिए जो पेटेंट है वो ए को मिलेगा, ठीक है। और प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करने के 1 साल के अंदर विद इन 12 मंथ्स कंप्लीट एप्लीकेशन देना होता है। अगर आपने 12 मंथ्स के अंदर कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं दिया तो आपका प्रोविजनल एप्लीकेशन जो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल सेम वाला केस हम लेते हैं, ए ने जनवरी में प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल किया, ठीक है, बी ने किया मार्च में और सी ने किया जून में। अब ए को दिसंबर तक यानी अपना जो कंप्लीट एप्लीकेशन है वो देना पड़ेगा और बी को मार्च से पहले देना होगा, ठीक है। बट क्या किया, ए ने फरवरी में दिया नेक्स्ट ईयर, जैसे सपोज जनवरी 2020 था तो इन्होंने फरवरी 2021 में अपना कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दिया है और बी ने मार्च 2021 में दिया, ठीक है। ए ने प्रोविजनल एप्लीकेशन जनवरी में दी थी, जनवरी 2020 में, बी ने मार्च 2020 में प्रोविजनल एप्लीकेशन दिया था, ठीक है। फाइनल जो कंप्लीट एप्लीकेशन होता है वो ए ने दिया फरवरी 2021 में और बी ने दिया मार्च 2021 में। तो अब पेटेंट किसे दिया जाएगा, तो पेटेंट जो है वो बी को दिया जाएगा, क्योंकि ए की जो डेट थी, ए का जो लास्ट पीरियड था वो जनवरी 2020 तक था, जनवरी 2021 तक था, क्योंकि 1 ईयर का टाइम दिया गया था तो उन्होंने फरवरी में दिया, इसलिए ए को यहाँ पर पेटेंट नहीं मिलेगा, बी को दिया जाएगा, क्योंकि 1 साल के बाद उनका प्रोविजनल एप्लीकेशन जो है वो लैप्स हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। वेरी इजी, वेरी क्लियर। इन टर्म्स को याद रखेंगे प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करने के कितने टाइम के बाद में जो है कंप्लीट एप्लीकेशन देना चाहिए, तो ये टर्म भी याद रखेंगे 12 मंथ्स। और पेटेंट ग्रांट करने के लिए हम कौन सा डेट देखते हैं, प्रोविजनल एप्लीकेशन वाला डेट देखते हैं या फिर कंप्लीट एप्लीकेशन वाली डेट को चेक करते हैं। तो जो पेटेंट ग्रांट करना होता है तो हम प्रायर डेट, ठीक है, ये जो प्रोविजनल वाला डेट है उस डेट के बेसिस पर पेटेंट जो है फाइनली ग्रांट किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है फिर हमारा पब्लिकेशन। एप्लीकेशन आपने फाइल कर दी, उसके बाद जो पेटेंट ऑफिस है वो उसको पब्लिश कर पब्लिक में शो करने के लिए कि इस पर्टिकुलर चीज पर जो है पेटेंट अप्लाई हुआ है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है या सिमिलर चीज से रिलेटेड पेटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो हमें इन्फॉर्म कर दे। तो ये पब्लिकेशन होता है अंडर सेक्शन 11A, ठीक है। इसमें आपको सेक्शन भी याद रखना होगा पब्लिकेशन का, क्योंकि इसमें 2 बार पब्लिकेशन होता है, ओके, इसलिए। तो पहले हम उधर आएंगे, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। पब्लिकेशन होता है अंडर सेक्शन 11A, ये होता है ग्रांट से पहले, बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पर होता है। पब्लिकेशन के बाद फिर अब आता है प्री ग्रांट अपोजिशन। पब्लिश हो गया, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड किसी को कोई भी डिस्प्यूट है, किसी को कोई डाउट है, तो वो अपोजिशन फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 25(1). इसमें भी सेक्शन को याद रखेंगे, ठीक है। 25(1) में होता है प्री ग्रांट अपोजिशन। अभी तो पेटेंट जो है वो ग्रांट नहीं हुआ है, अभी हम एप्लीकेशन वाले स्टेज पर ही हैं, ठीक है। तो ये होता है 25(1) के अंडर प्री ग्रांट अपोजिशन। ग्रांट करने से पहले, पेटेंट ग्रांट करने से पहले जब हम अपोजिशन फाइल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिकेशन अंडर सेक्शन 11A, तो उसे हम प्री ग्रांट अपोजिशन कहते हैं ना। अब अपोजिशन फाइल हो गई, किसी को कोई ऑब्जेक्शन था तो उन्होंने फाइल कर दिया। अब इसके बाद फिर एक दो स्टेजेस और होते हैं कि अगर वो जो उनका ऑब्जेक्शन है वो वैलिड है या नहीं। तो अगर वैलिड है तो वो पेटेंट एप्लीकेशन यहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर वैलिड नहीं है यानी कि जो ओरिजिनल ओनर है उन्होंने अपना जस्टिफिकेशन दे दिया, ठीक है, वो उन्होंने अपना प्रॉपर रीजन बता दिया, उनके डाउट्स को क्लियर कर दिए, तो फिर वो आगे स्टेप पर बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 11B के अंडर में एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है कि मेरा पेटेंट जो है सही, आप उसको एग्जामिन करो।
इसके बाद एग्जामिनेशन के लिए फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट सबमिट की जाती है अंडर सेक्शन 12। एग्जामिन करके उसको प्रॉपर चेक करके कि जो पेटेंट है वो सही वैलिड है या नहीं, मॉरल है कि नहीं, सही मेथड यूज किया गया है नहीं, कहीं ये किसी का कॉपी तो नहीं। तो इन सब चीजों को चेक करने के बाद में फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 43। यहाँ तक स्टेप्स बिल्कुल क्लियर है। पहले एप्लीकेशन देंगे, फिर उसको पब्लिश कराएंगे। पब्लिकेशन के बाद में प्री ग्रांट अपोजिशन जो है वो दिया जा सकता है अंडर सेक्शन 25(1). अपोजिशन के बाद में एग्जामिनेशन का रिक्वेस्ट किया जाता है और एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट होती है उसके बाद वो रिपोर्ट आती है जिसे हम फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट में सारी चीजें सही निकलती है तो उसके बाद में पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 43। ठीक है ना। अब ग्रांट करने के बाद में प्री ग्रांट अपोजिशन जो है वो जो है अपोजिशन कोई ऑब्जेक्शन है अगर ग्रांट करने के बाद में तो वो फाइल की जा सकती है। और एंड में होता है हमारा पब्लिकेशन। फाइनल जो पेटेंट है ग्रांट होने के बाद में उसको पब्लिश किया गया और फिर उस टाइम पर पोस्ट ग्रांट ऑब्जेक्शन जो है अपोजिशन जो है वो अंडर सेक्शन 25(2) ये फाइल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन था कि जो अपोजिशन है वो 25(2) में अगर हम दे रहे हैं तो वो ग्रांट के बाद है, ठीक है। और अगर 25(1) वाला दे रहे हैं तो ये प्री ग्रांट वाला है। सिमिलरली पब्लिकेशन भी दो है, इसको भी याद रखेंगे। एक पब्लिकेशन होता है 11A जिसको हम इनिशियल बिगिनिंग स्टेज पर पब्लिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा पब्लिकेशन होता है 43(2) में जिसको हम पोस्ट ग्रांट कह रहे हैं। ग्रांट कर दिया पेटेंट, उसके बाद हम पब्लिश कर रहे हैं न्यूज़पेपर में कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पेटेंट जो है वो इस पर्सन को दिया गया है। तो ये हो गया पोस्ट ग्रांट पब्लिकेशन। तो प्री और पोस्ट पे दोनों में दो चीजें हैं, ऑपोजिशन में भी और पब्लिकेशन में भी। तो इसलिए इनको ना सेक्शन वाइज थोड़ा सा याद रखेंगे। बस हो गया ये आपका स्टेप सारे क्लियर। पेटेंट तो आपका एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो गया। सारे पॉइंट्स जो है जिनमें सेक्शन हमने लिख रखा है ना उनको सेक्शन के साथ ही याद रखना है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Arrange the expiry of the term of copyright in an ascending order in the following cases. ये थोड़ा सा यूजीसी नेट में जून 2023 के क्वेश्चन पेपर में कुछ नया टाइप का क्वेश्चन देखा गया था। जनरली यूजीसी हमेशा अपने क्वेश्चन पेपर में कुछ ना कुछ ऐसा नया सरप्राइजिंग एलिमेंट जरूर रखते हैं। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर कि कॉपीराइट की एक्सपायरी टर्म के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा इसको अगर डिटेल में पढ़ लिया जाए, अच्छे से समझ लिया जाए तो इसको आंसर करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ए राइट्स अ बुक ऑन 1/10/2000 एंड डाइज ऑन 2/10/2001। ए ने कोई बुक लिखी है 1 अक्टूबर 2000 को और उसकी डेथ हो गई 2 अक्टूबर 2001 में, एक साल के बाद। अगर आपको टर्म पता है सबके कॉपीराइट का तो फिर इसको अरेंज करना बिल्कुल ही मुश्किल है। A book is written by an anonymous author and published on 1/10/2010। कोई anonymous author थे जिनका नाम हमें नहीं पता था, उनका वर्क जो वर्क है वो पब्लिश हुआ 1/10 को। लेकिन आइडेंटिफायर ने जो ऑथर थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी ऑन 2/11/2000 और वो ऑथर डाई हो गया 3 दिसंबर को। गवर्नमेंट वर्क जो है वो पब्लिश हुआ 3/12/2000 को। तो गवर्नमेंट वर्क का कितना होता है कॉपीराइट टर्म, ठीक है। नॉर्मल अगर किसी ने कोई बुक लिखी है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसका टर्म कितना होता है। कोई अनोनिमस ऑथर है तो उससे रिलेटेड क्या टर्म मेंशन है कॉपीराइट एक्ट में। किसी ऑथर की डेथ हो जाती है उसके बाद में वर्क पब्लिश किया जा रहा है इस डेट को, तो उसमें हम टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड सिनेमेटोग्राफी वर्क में जो पब्लिश हो रही है उसकी कॉपीराइट एक्सपायरी की टर्म क्या है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म में 60 इयर्स के लिए कॉपीराइट दिया जाता है आफ्टर पब्लिकेशन। ऑथर के बुक केस में अगर कोई बुक राइटिंग कर रहा है तो लाइफ टाइम तक उसको कॉपीराइट मिलता है और उनकी डेथ के बाद में 60 इयर्स तक उससे रिलेटेड कॉपीराइट उस ऑथर के पास में रहता है। गवर्नमेंट वर्क की बात करें तो गवर्नमेंट वर्क को भी 60 इयर्स के लिए कॉपीराइट दिया गया है। अगर पॉस्टमस वर्क की बात करें कि जहां पर हमें ऑथर नहीं पता है तो उसके पब्लिकेशन के बाद से 60 इयर्स तक का टाइम होता है और जो कॉपीराइट टर्म है वो 60 इयर्स का होता है। अब इसमें हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को बेसिकली एग्जाम में ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि इसका जो ऑप्शंस थे वो करेक्ट नहीं थे, ठीक है। बट अभी हम देख लेते हैं फटाफट से इसमें प्रॉब्लम क्या थी। ए ने बुक लिखा था 1/10/2000 को और ही डाइड ऑन 2/10/2001। तो वैसे तो हम देखते हैं कि जब तक वो जिंदा है ऑथर तब तक उसकी डेथ के बाद में 60 इयर्स, तो उसकी डेथ हुई है 2/10/2001 को। तो यहाँ से 60 इयर्स अगर हम कैलकुलेट करें
तो उसमें 60 ऐड कर देना, तो 2, 10, 20, 61 को इसका जो कॉपीराइट टर्म है वो एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर? किसी ऑथर ने बुक लिखी थी 1/10 को, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया 2/11 को, और वो ऑथर की डेथ हो गई 3/12 को। तो हमने क्या देखा, ऑथर के लिए क्या रिलेटेड है कि ऑथर की डेथ के बाद से 60 ईयर्स, तो ऑथर की डेथ हुई 3/12/2000 को, तो 60 ईयर्स कब हो गया, 3/12/2060 को। इजी, ऑथर की डेथ के बाद। अब अगर ऑथर नहीं पता होता हमें, एनोनिमस ऑथर, तो हम 1/10/2000 से 60 ईयर्स काउंट करते, लेकिन यहाँ पर पहले तो ऑथर एनोनिमस था, लेकिन बाद में वो आइडेंटिफाई हो गया, तो उसके डेथ के बाद का 60 ईयर्स हम कैलकुलेट करेंगे। गवर्नमेंट वर्क का 60 ईयर्स होता है टर्म, तो 3/12/2000 को हुआ था, तो इसका 60 ईयर्स कब हो गया, 3/12/2060। ये दोनों सेम हो गए थे, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया। दोनों में डेट सेम है ना, तो उसमें सीक्वेंस पे आप कैसे अरेंज करोगे, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था। नेक्स्ट इज, ऑथर की डेथ हो गई 3/12/2002 को, लेकिन उनका वर्क पब्लिश हुआ 2/1/2003 को। तो ऐसे में पब्लिकेशन जो हो रहा है वर्क का, पब्लिकेशन के बाद से हम 60 ईयर्स कैलकुलेट करेंगे, तो पब्लिकेशन की डेट है 2/1/2003, तो अब से 60 ईयर्स कब हुआ, 2/1/2063। और सिनेमाटोग्राफी फिल्म में भी 60 ईयर्स का टाइम होता है, तो 5/1/1999 से 5/1/2059, 60 ईयर्स तक मिलेगा। अब इनको सिंपली आप असेंडिंग में जो है अरेंज कर दो। सबसे पहले ये आता है 5 सिनेमाटोग्राफी फिल्म वाला, दिस वन, फिर 3 और 2 इक्वल पे है, उसके बाद 1 ये वाला एक्सपायर हो जाएगा 2061 को, और सबसे लेट तक रहेगा। सबसे लेट में कौन एक्सपायर हो रहा है, 2063 वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। यूजीसी जो है वो डायरेक्टली आपको बुकिश क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं कि इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन के प्रोविजन क्या है, इस ये होने से क्या होगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन, रट्टा मार क्वेश्चन जो है वो यूजीसी में जनरली नहीं पूछे जाते। ये आपकी मेंटल एबिलिटी, मेंटल थिंकिंग एबिलिटी चेक करता है कि आपने कॉन्सेप्ट को सिर्फ रट्टा मार पढ़ा है या फिर एग्जैक्टली यू हैव अंडरस्टूड, उसके कॉन्सेप्ट को आपने कितना समझा है। यूजीसी इस चीज को भी चेक जरूर करता है। कमिंग टू द केस लॉज, वेरी इजी केस लॉज पूछे गए थे जून 2023 में, बहुत ही बेसिक लैंडमार्क वाले केस लॉज। ईस्टर्न बुक कंपनी, देन वी हैव बेयर कॉर्पोरेशन, आरजी आनंद डीलक्स एंड वर्लपूल केस। इनको जो है अरेंज करना है कि कौन सा जो केस है वो कौन से टॉपिक से रिलेट करता है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ईस्टर्न बुक कंपनी, मिनिमम ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट। कॉपीराइट किन पर दिया जाता है, देयर शुड बी सम नोवेल्टी, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ अलग नया क्रिएटिव करोगे जब भी तो कॉपीराइट मिलेगा। तो ईस्टर्न बुक क्या कर रहे थे, वो क्वेश्चन पेपर को पब्लिश कर रहे थे। तो इट वाज सेड कि सिंपली जब आप क्वेश्चन पेपर को पब्लिश कर रहे हो तो उसमें क्रिएटिविटी कहाँ है जो आपको कॉपीराइट दिया जाए। आप कुछ नया अनोखा अलग करोगे जब भी आपको कॉपीराइट उसमें मिलेगा। तो कितनी क्रिएटिविटी आप शो कर रहे हो, दैट विल डिसाइड कि आपको कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ईस्टर्न बुक इज रिलेटेड टू द मिनिमम ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट। कितना कम क्रिएटिविटी है आपके वर्क में, जितनी कम क्रिएटिविटी रहेगी कॉपीराइट मिलने के चांसेस उतने ही कम रहेंगे, और आपका जो राइट है उतना कम प्रोटेक्टेड होगा। फिर वैसे तो कोई भी आपके वर्क को इन्फ्रिंज कर सकता है, आपको कॉपीराइट इन्फ्रिंज कर सकता है। तो जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी अपने वर्क में रखोगे उतना ज्यादा आपके कॉपीराइट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट इज बेयर कॉर्पोरेशन, द केस इज रिलेटेड टू द कंपल्सरी लाइसेंस ऑफ पेटेंट, या फिर इसको एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको दोनों ही टर्म याद रखेंगे, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। एक मेडिसिन बना ली, फिर उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके वापस से उस पर पेटेंट ले लिया, फिर से थोड़ा बहुत चेंजेस करके फिर से उसको जो है पेटेंट ऑब्टेन कर लिया। तो इस तरह से वो क्या कर रहे थे, बेयर कॉर्पोरेशन एक ही मेडिसिन पर अपना मोनोपोली राइट क्रिएट कर रहे थे बेसिकली। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि मेडिसिन के केसेस में कंपल्सरी लाइसेंस जो है वो दे दी जानी चाहिए, सो दैट जनरल पब्लिक तक उसको कम कॉस्ट में अवेलेबल कराया जा सके। So Bayer Corporation case is related to the compulsory license of patent. Then RG Anand versus Deluxe, idea and expression that coming, copyright जो है वो दिया जाता है for expressing the ideas। जो आइडिया आपके माइंड में है कॉपीराइट उनको प्रोटेक्ट नहीं करता है। As soon as you express your idea in any form,
जैसे ही आपने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया, आपके ऑटोमेटिकली उस चीज पर आपका कॉपीराइट जो है वो क्लेम हो जाता है। तो आरजे आनंद वाले केस में यही जो है डील किया गया कि आइडिया और एक्सप्रेशन के डिफरेंस को इसमें जो है क्लियर किया गया। आइडिया एक्सप्रेशन डायटोमी कि आइडियाज को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, कॉपीराइट जो है वो एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है कि कितनी क्रिएटिव तरीके से, कितनी नई तरीके से, किस तरह से आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहे हो। Then next is NR Dongre versus Whirlpool. It is prior use test. ऑलरेडी जो चीज पहले से मार्केट में अवेलेबल है, पब्लिक उसको यूज कर रही है, आप उस पर अपना जो पेटेंट है वो नहीं ले सकते हैं। आपने क्या किया, जैसे ये है हमारा मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर मार्केट में अवेलेबल है, पब्लिक यूज कर रही है, बट कंपनी ने क्या किया कि अंदर की जो मशीन थी उन्होंने सेम रखी, बट बाहर से उन्होंने मॉडल थोड़ा सा शेप जो है मशीन का वो चेंज कर दिया, ठीक है, पर्पस सेम है, काम दोनों वही कर रहा है, नॉर्मल मिक्सर भी वही कर रहा है, वर्लपूल का मिक्सर भी सेम काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, बाहर का जो शेप था, डिजाइन था, उसको चेंज कर दिया और उसको अपना नया प्रोडक्ट बता करके उस पर अपना पेटेंट जो है वो ऑब्टेन करना चाहते थे। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि प्रायर यूज टेस्ट की बेसिस पर जो है पेटेंट ग्रांट किया जाएगा, जो चीज प्रायरली यूज में है, ठीक है, उसका यूज क्या है, बेनिफिट क्या है, कमर्शियल यूज क्या है। जब भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं तो उसमें हमेशा उस चीज का जो कमर्शियल यूज है, वो किस इंटरटेनमेंट वाली चीजों पर थोड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको सारे राइट्स देगा, उसका कुछ यूज तो होना चाहिए, इसका कुछ कमर्शियल यूज होना चाहिए, जब भी उस पर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की वो कैटेगरी में आएगा और आपको वो कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क से रिलेटेड एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाएंगे। तो इसमें ये चेक किया जाता है कि ये प्रायर पहले से तो सोसाइटी में यूज में नहीं आ रहा है, तो प्रायर यूज टेस्ट के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि आपको पेटेंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ओके, तो दीज 4 केस लॉज, वेरी इजी केस लॉज। नाउ नेक्स्ट अगेन देखिए, ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आशा, अ जर्नलिस्ट एम्प्लॉयड, राइट्स अ स्टोरी इन द न्यूज़पेपर। आशा एक जर्नलिस्ट है जिनको प्रोप्राइटर ने हायर कर रखा है सैलरी बेसिस पर, और वो न्यूज़पेपर में अपनी स्टोरीज लिखती है। दीपक मेक्स अ फिल्म बेस्ड ऑन द स्टोरी। दीपक ने, जो आशा ने स्टोरी लिखी थी, दीपक ने उस स्टोरी पर फिल्म बनाई। रघु और रेखा ने उसमें लीड रोल प्ले किया और उनका जो डांस था उस मूवी में, फिल्म में, वो अजय ने कोरियोग्राफ किया था। अब सबकी पोजीशन बताई गई है। आशा यहाँ पर ऑथर लिटरेरी वर्क की, जो न्यूज़पेपर के प्रोप्राइटर है उनका कॉपीराइट होता है ऑन द स्टोरी। प्रोप्राइटर के पास सिर्फ पब्लिकेशन राइट्स होते हैं। रघु एंड रेखा यहाँ पर के पास परफॉर्मर्स राइट आ जाएंगे और अजय के पास आ जाएंगे म्यूजिकल वर्क। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एज पर द सिचुएशन। तो हियर ए सी डी। आशा इज ऑथर ऑफ लिटरेरी वर्क। हाँ, आशा ने ही वो स्टोरी लिखी है, तो आशा यहाँ पर ऑथर हो गई उस लिटरेरी वर्क की, करेक्ट है। प्रोप्राइटर के पास न्यूज़पेपर पे जो पब्लिश था, न्यूज़पेपर के प्रोप्राइटर, तो उनके पास कॉपीराइट आ जाता है ऑन द स्टोरी? नहीं, प्रोप्राइटर के पास सिर्फ पब्लिकेशन राइट्स होते हैं। स्टोरी लिख रही है आशा, तो आशा के पास ही कॉपीराइट होगा, और जो न्यूज़पेपर के पब्लिशर है उनके पास सिर्फ पब्लिकेशन के राइट्स होते हैं। रघु और रेखा ने उस फिल्म पर काम किया है, इसलिए दोनों के पास, दोनों ने परफॉर्म किया उस मूवी में, इसलिए रघु एंड रेखा के पास परफॉर्मेंस राइट आ गया। अजय इज ऑथर ऑफ म्यूजिकल वर्क। यहाँ पे म्यूजिकल वर्क की बात ही नहीं की गई। अजय यहाँ पर कोरियोग्राफर, उन्होंने डांस कोरियोग्राफ किया, तो यहाँ पर अजय ऑथर ऑफ म्यूजिकल वर्क, ये भी करेक्ट नहीं है। तो हियर ए सी डी इज करेक्ट आंसर। आशा उस लिटरेरी वर्क की ऑथर है, प्रोप्राइटर के पास सिर्फ पब्लिकेशन के राइट्स होते हैं। रघु एंड रेखा जो है उन्होंने फिल्म में लीड रोल किया था, इसलिए उनको जो परफॉर्मर्स राइट है वो मिले। Next question, the owner of the copyright of the sound recording has which of the following rights under section 14E of the Copyright Act? 14 section 14 में सभी एक्सक्लूसिव राइट्स बताए गए हैं कॉपीराइट होल्डर के, कि कौन कौन से राइट्स जो है एक्सक्लूसिव राइट्स ओनर को दिए जाएंगे। तो 14E में कौन सा राइट बताया गया है? टू एनक्रिप्ट द साउंड रिकॉर्डिंग, टू मेक एनी अडेप्शन ऑफ द साउंड रिकॉर्डिंग, टू कम्युनिकेट द साउंड रिकॉर्डिंग, या फिर टू मेक ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क रिकॉर्डेड। So here the correct answer is to communicate the sound recording to the public. Section 14E के अंदर म्यूजिक से रिलेटेड, साउंड रिकॉर्डिंग से रिलेटेड पब्लिक में उस चीज को कम्युनिकेट करने का राइट दिया जाता है। एक बार देख लेते हैं सेक्शन 14 में है क्या।
कॉपीराइट जो है वो लीगल राइट है जो कि क्रिएटर को राइट देता है सारी चीजें कंट्रोल करने का, ठीक है। तो क्रिएटर जो है कौन कौन सी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, 14 के ए में बताया गया है रिगार्डिंग बुक, प्ले और म्यूजिक। 14A जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स की बात नहीं करता है, ओके। तो बुक, प्ले और म्यूजिक से रिलेटेड कौन कौन से एक्सक्लूसिव राइट सेक्शन 14A में बताए गए हैं, उनको कॉपी करने का राइट होता है। किसी भी तरीके से आपने कोई बुक लिखी तो उसको आप कॉपी कर सकते हो इन कंप्यूटर के फॉर्म में, है ना। बुक में है, आपने उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लिया तो ये राइट मिल जाता है जो ओरिजिनल ओनर है उनको। पब्लिक को न्यू कॉपीज देना, परफॉर्मिंग द वर्क फॉर पीपल, पब्लिक में उसको परफॉर्म करना, उस बुक पर मूवी बनाना, मेकिंग अ मूवी और रिकॉर्डिंग, ट्रांसलेट करना, चेंजिंग द वर्क उसमें अडेप्टेशन करना। तो ये सभी राइट्स मिल जाते हैं रिगार्डिंग बुक, प्ले एंड म्यूजिक अंडर सेक्शन 14A। उसको कॉपी करना, पब्लिक में देना, पब्लिक में परफॉर्म करना, उस पर मूवी बनाना और उसको ट्रांसलेट करना या फिर उसको अडेप्ट करना, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ना, जैसे हमने न्यू एडिशन जो आता है बुक्स का, हम देख रहे हैं आपने कुछ नई चीजें ऐड करके न्यू एडिशन लाते हैं, दैट इज अडेप्टेशन ऑफ द वर्क, ठीक है, मॉडिफिकेशन बेसिकली। फिर सेक्शन 14B बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स की। सेक्शन 14B के अकॉर्डिंग कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या क्या राइट होते हैं, सिमिलर जो हमने ए में देखा वो सभी राइट है, जो हमने पीछे पढ़ा वो सभी राइट कंप्यूटर प्रोग्राम में भी होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा होती है, सेलिंग और रेंटिंग आउट द कॉपीज ऑफ द प्रोग्राम। कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया गया तो उसको सेल पर सेल कर रहे हो या फिर रेंट पे दे रहे हो, तो ये राइट भी सेक्शन 14 के अंडर इंक्लूड है, सेक्शन 14B में इंक्लूड है रिगार्डिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। क्लियर। फिर हम आते हैं आर्ट पर। आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर से रिलेटेड क्या राइट हो सकते हैं, तो उसको किसी भी फॉर्म में कॉपी करना, कंप्यूटर में आपने कोई पेंटिंग बनाई, ठीक है, पेंटिंग बनाई फिर उसको कंप्यूटर पे सेव किया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव किया, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिकली कोई जो है पेंटिंग बनाई इलेक्ट्रॉनिक मोड पे, फिर उसको अपने पेपर पेन पे कन्वर्ट कर लिया, तो वाइस वर्सा। तो ये दोनों ही राइट जो है वो आर्ट से रिलेटेड मिलते हैं एज पर सेक्शन 14C। 14D बात करता है मूवी की, तो मूवी से रिलेटेड कौन कौन से एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं, उस मूवी की कॉपी बनाना, उसके क्लिप्स निकालना, उसके पार्ट निकालना, उसको कहीं दूसरे फॉर्मेट में सेव करना, उसको सेल करना, रेंट करना, या फिर उसको पब्लिक में किसी भी मोड के थ्रू उसको शो करना इन द पब्लिक। तो मूवी से रिलेटेड ये सभी एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं ओरिजिनल ऑथर को, ओनर को। फिर हमारा 14E बात करता है साउंड रिकॉर्डिंग की। तो साउंड रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कौन कौन से राइट होते हैं, उनको दूसरे फॉर्म में, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करना, उस म्यूजिक को, साउंड रिकॉर्डिंग को सेल करना या रेंट करना, या फिर उसको पब्लिक में प्ले करना। ये सभी, ये 3 राइट दिए जाते हैं रिगार्डिंग साउंड रिकॉर्डिंग। तो एक बार वापस से अगर मैं क्वेश्चन पर आऊं तो क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था कि 14E में साउंड रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कौन से राइट दिए गए हैं। साउंड रिकॉर्डिंग को एनक्रिप्ट करना नहीं, उसको अडेप्शन का भी राइट नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन का राइट है कि साउंड रिकॉर्डिंग को आप पब्लिक में कम्युनिकेट कर सकते हो, पब्लिक में प्ले कर सकते हो अपने साउंड रिकॉर्डिंग को, ठीक है। और ट्रांसलेशन का भी राइट सेक्शन 14E नहीं देता है रिगार्डिंग द साउंड रिकॉर्डिंग। क्लियर। फर्दर इस नोट को याद रखेंगे, वंस अ कॉपी ऑफ अ वर्क इज सोल्ड इट्स कंसीडर्ड एज ऑलरेडी बीइंग आउट इन द पब्लिक। सब में हमने देखा कि पब्लिक के पास में डिस्क्लोज करने का राइट होता है, तो जैसे ही आपने उस चीज को सेल कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो पब्लिक में पब्लिश हो गया, ओके। तो ये हो गया हमारे सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग एक्सक्लूसिव राइट्स एज पर द कैटेगरी। कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन से राइट्स है उनको आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ट्रेडमार्क एक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से किस नाम को एज अ ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर किया जा सकता है। रसोई फॉर हाइड्रोजनरेटेड ऑयल, झुमरी तलैया फॉर पेन्स, बैंक फॉर बैंकिंग सर्विस, स्क्वायर शेप फॉर टायर्स एंड ऑब्सीन मैटर्स या ऑब्सीन थिंग्स। इनमें से किस किस को आप एज अ ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। वेरी इजी, ऑप्शन बी एंड डी। बी एंड डी। किचन का ही ऑयल है तो उसको आप रसोई नाम, आइडेंटिकल नाम जो है दैट इज नॉट अलाउड इन द ट्रेडमार्क, तो आप आइडेंटिकल नाम नहीं दे सकते हैं। सिमिलरली फॉर बैंक ऑल्सो आपको कुछ उसमें चेंजेस करने होंगे, जैसे कैनरा बैंक है ना, बैंक में आपको कुछ नाम ऐड करना होगा, जब भी आप उसको एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं। ओनली आइडेंटिकल नेम जो है
वो आप नहीं डाल सकते। बैंक आइडेंटिकल नेम मतलब सेम नाम जो है वो आप नहीं डाल सकते। बैंक का काम है तो आपने बैंक नाम रख दिया। ऑयल बना रहे हो तो ऑयल का नाम आपने ऑयल रख दिया। तो ये सब चीजें जो है वो अलाउड नहीं है। फिर आ गया हमारा सॉक्सीन, तो वैसे भी अलाउड नहीं है। तो बच गया हमारा जुबरी तलैया फॉर पेन्स। पेन का नाम जुबरी तलैया बिल्कुल रख सकते हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है। स्क्वायर शेप फॉर टायर्स, यूनिकनेस को ही ट्रेडमार्क में के थ्रू रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। तो अगर आप टायर बना रहे हो और अपनी स्क्वायर शेप दे दिया तो दैट इज allowed, it can be registered as a unique trademark. Next, very easy question. Berne Convention 1886 deals with Berne Convention कौन से टॉपिक से रिलेट करता है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन? The Berne Convention deals with the copyright law. चलिए Berne Convention के बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। Berne Convention अडॉप्ट हुआ था 1886 में। इनिशियली 10 कंट्रीज ने इसको साइन किया था, बट अभी के टाइम पर कितने सिग्नेटरीज हैं बर्न कन्वेंशन के? 180। ठीक है, और बर्न कन्वेंशन का कोर कॉन्सेप्ट है डीलिंग विद द कॉपीराइट। बर्न कन्वेंशन के 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए कि बर्न कन्वेंशन में किन 4 बेसिक प्रिंसिपल्स की बात की गई है जिसके थ्रू कॉपीराइट को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। सबसे पहला है नेशनल ट्रीटमेंट। एक कंट्री में कॉपीराइट को जितना प्रोटेक्शन दिया जा रहा है दूसरे कंट्री में भी सिमिलर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। यानी कि अगर इंडिया में कोई चीज बनी है तो अमेरिका में भी सेम चीज बना के आप अलग से उस पर कॉपीराइट जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए नेशनल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इंडिया में जिस चीज को कॉपीराइट मिला है तो जितनी सिग्नेटरीज कंट्रीज है उन सब में ये एप्लीकेबल होगा और दूसरा पर्सन जो है वो सेम चीज जो है वो नहीं बना सकता। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, कॉपीराइट ही एक ऐसा चीज है जिसमें आपको सेपरेट जो है अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही ऑथर ने कोई बुक लिख दी उनका ऑटोमेटिक उस पर जो है वो कॉपीराइट क्रिएट हो जाता है। इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोटेक्शन, जो कॉपीराइट के नेशन वाइज एंड कंट्री वाइज सब में अलग अलग लेजिस्लेशन है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोटेक्शन ये कहता है कि अगर एक वर्क, ठीक है, जिसको इंडिया में 60 इयर्स के लिए प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, तो कोई वर्क अगर यूएसए का है तो उसको भी इंडिया में 60 इयर्स के लिए ही प्रोटेक्शन मिलेगा। और इसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते कि हमारे इंडिया का है तो हम उसको ज्यादा टाइम तक प्रोटेक्ट करेंगे और बाहर का कोई प्रोडक्ट है तो उसको हम कम टाइम के लिए प्रोटेक्शन करेंगे। तो इस तरह से आप बायस जो है लॉज नहीं बना सकते हैं। इंडिपेंडेंस होना चाहिए प्रोटेक्शन से रिलेटेड कि सबको सिमिलर ट्रीटमेंट दी जाएगी और यहाँ के और बाहर के फॉरेन की कंट्रीज दोनों को से रिलेटेड जो लॉज है वो सेम होंगे। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन, बहुत कम स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन रखा गया कि फॉर्मेलिटीज जो है वो कम हो सकेगी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉपीराइट का बेनिफिट मिल पाएगा। तो दीज वेर दी 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बर्न कन्वेंशन। ये चारों बेसिक प्रिंसिपल जो है वो आपको नाम याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दीज वेर टोटल क्वेश्चंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो कि जून 2023 एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और इस वीडियो से आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू।